नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और आज हम जुलाई महीने का गिरिराज पत्रिका का फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल जीडीपी। तो बोलते हैं टूरिज्म हिमाचल की जीडीपी में जो है वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो करता है। हम टूरिज्म के बारे में तो बात करेंगे ही, परंतु उससे पहले हम ये जानेंगे कि टूरिज्म के बारे में क्यों जो था वो गिरिराज पत्रिका में जो था वो आया था। अब देखिए, टूरिज्म एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है और अभी हाल फिलहाल में जो है वो पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक सम्मेलन का जो था वो आयोजन जो था वो किया गया था। तो इसलिए जो था ये चर्चा में आया। वहाँ से तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना, परंतु जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है, एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि टूरिज्म जीडीपी हिमाचल के जीडीपी में कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो वो अबाउट 7.0% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये आपने ध्यान रखना है। टूरिज्म के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो जानेंगे। और देखो, ये क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलाइड के एग्जाम के लिए। अभी तक ये क्वेश्चन एलाइड के एग्जाम में पूछे, एलाइड मतलब अभी तक ये क्वेश्चन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेटेस्ट पूछा नहीं। पहले तो पूछे हैं अलग अलग क्वेश्चन, परंतु लेटेस्टली पूछा नहीं गया। तो इस क्वेश्चन को नोट करना। अभी हम यहाँ से डिटेल में जानकारी देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर कि टूरिज्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 7.0% ऑफ हिमाचल जीडीपी। ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। और टूरिज्म से ही जो है वो अबाउट 14.42% जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो स्टेट में मिलती है। ये आपने ध्यान रखना है। टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें से 14.42 जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट भी देता है। ऑल इंडिया या फिर ग्लोबली हम बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म देखो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर के रूप में इमर्ज हो रहा है और अबाउट 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, पूरे ग्लोब की जीडीपी का 10% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। और 9.4% ऑफ ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट, पूरे विश्व की जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें 9.4% ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। और 7% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट एंड 30% ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट ये जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये 2020 तक का हमारे पास डाटा है और यही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, WEF के द्वारा जो है वो एक इंडेक्स निकाला जाता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ये 2021 का हमारे पास इंडेक्स है। अगर इसमें हम रैंक देखेंगे तो इसमें जो है वो इंडिया का रैंक 54 आया था और इससे पहले 2019 में 46 था। और अगर हम स्कोर की बात करते हैं तो 4.1 स्कोर जो था वो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2021 में जो था वो रहा। ये आपने ध्यान रखना है। इंडिया साउथ एशिया में जो है टॉप परफॉर्मर जो है वो बना हुआ है टूरिज्म सेक्टर में, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगर हम ग्लोब में पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं तो वो जापान जो है वो टॉप परफॉर्मर है। अगर बॉटम में बात करते हैं तो 117 नंबर पर जो है वो कौन सी कंट्री है? चैड कंट्री है, ये सबसे लोएस्ट है। और हम यहाँ पर बात करें टूरिज्म इंडस्ट्री की इंडिया में तो 7% ऑफ जीडीपी जो है वो ये कंट्रीब्यूट करती है और 5% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा मैंने बताया। जितना भी डाटा है इसको नोट करना और याद रखना। अगर तैयारी एलाइड सर्विसेज के लिए कर रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को लाइटली मत लेना। एलाइड सर्विसेज की तैयारी कर ही रहे हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही परफेक्शन आएगी और परफेक्शन से ही एग्जाम क्वालिफाई होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में तभी आप अपना नाम एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और डेफिनेटली कोई भी दिक्कत आपको आती है अगर तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। व्हाट इज ओवरऑल रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में भी जो था वो दिया गया था। क्यों दिया गया था वो भी हम बात करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए कि ओवरऑल हिमाचल का क्या रैंक रहा इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। तो ये 15वां रैंक जो था ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो था वो रहा। अच्छा ठीक है, 15वां रैंक, 15th रैंक जो है वो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में रहा। क्यों ये चर्चा में आया? क्योंकि एग्जिम बैंक के द्वारा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो संभावित निर्यात रणनीति की एक प्रस्तुति जो था वो दी गई। अब यहीं से जो था ये बताया गया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में हिमाचल का जो ओवरऑल रैंक रहा वो 15th रहा। और क्या क्या यहाँ पर बताया गया? यहाँ पर ये भी बताया गया कि ओवरऑल हिमाचल का रैंक 15th रहा 2022 में। कौन से ईयर की हम बात कर रहे हैं ये भी ध्यान रखें। 2022 में जो है वो 15th ओवरऑल रैंक रहा। अगर हम हिमालयन स्टेट्स में बात करते हैं तो हिमालयन स्टेट में हिमाचल का 2nd रैंक रहा और हिमालयन स्टेट में ही पहला रैंक जो था वो उत्तराखंड का था। ये आपने ध्यान रखना है। अगर ओवरऑल हम रैंकिंग की बात करते हैं ना 2022 की, तो ओवरऑल रैंकिंग में हमें देखने को मिलता है कि पहला स्थान जो था वो किसका था? पहला स्थान जो था वो तमिलनाडु का था। तमिलनाडु का पहला स्थान था और 15वां स्थान अपने हिमाचल का था। और अगर हम बात करते हैं हिमालयन स्टेट्स में तो हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड पहले नंबर पर था और हिमाचल जो था वो अपना 2nd नंबर पर था। हिमाचल का रैंक क्या था? हिमाचल का
स्कोर क्या था, स्कोर था हिमाचल का 52.25, ये आपने ध्यान रखना है, ये स्कोर था हिमाचल का 52.25, ये भी स्कोर आप ध्यान रखें। अच्छा, यहाँ से हम और देख लेते हैं कुछ। हिमाचल प्रदेश का रैंक जो है वो सेकंड रहा हिमालयन स्टेट्स में, और ये जो है वो 2021 में, 21 की हम बात कर रहे हैं तो 2021 में हिमालयन स्टेट्स में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस में भी हिमाचल का सेकंड ही रैंक था, और स्कोर था उस टाइम 40.43, ये भी ध्यान रखना है। और ओवरऑल रैंक उस टाइम हिमाचल का जो था वो 18वां रहा था आउट ऑफ 36 स्टेट यूटी, ये भी ध्यान रखना। ये 2021 का भी आपने जान लिया, 2022 का भी आपने जान लिया। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में देखने को भी मिले, तो इन क्वेश्चन के लिए हमेशा मेंटली जो है वो प्रिपेयर रहना है। प्रैक्टिस तो आप टेस्ट सीट से कर ही लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अग्लोर सोलर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये अग्लोर परियोजना जो था वो क्यों गिरिराज पत्रिका में आई और कहाँ पर ये स्थित है। अग्लोर परियोजना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये जो अग्लोर परियोजना है इसका शिलान्यास जो है वो किया। तो ऊना में ये परियोजना स्थित है। कितने मेगावाट की ये परियोजना है, 10 मेगावाट की जो है ये परियोजना है, ये आपने ध्यान रखना है। 10 मेगावाट की ये परियोजना है, इसका शिलान्यास किया गया तभी ये चर्चा में जो था वो आई। ये परियोजना जो है ये सौर परियोजना है और 19 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जो है ये फैली हुई है। ये 3 महीने में जो है बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ से प्रतिवर्ष जो है वो 22.73 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन जो है वो किया जाएगा। इस परियोजना से क्या होगा, राज्य को जो है वो, राज्य सरकार को जो है वो प्रतिवर्ष 8 करोड़ रुपए का जो है राजस्व प्राप्त यहाँ से होगा। 791 टन कार्बन उत्सर्जन में यहाँ से कमी भी आएगी, ये भी बताया गया। इससे पहले आपने ध्यान रखना पेखुवेला परियोजना जो कि 32 मेगावाट की है, ये भी एक सौर परियोजना है। इसको भी जो है वो रिकॉर्ड 6 महीने में बनकर जो है वो तैयार किया गया है। और ये पेखुवेला परियोजना कहाँ पर है, ये भी ऊना में ही जो है वो स्थित है। ये पेखुवेला परियोजना भी जो है वो आपने ध्यान रखनी। तो ये परियोजनाएं चर्चा में आती रहती हैं और एग्जाम में पूछ ली गई हैं ये परियोजनाएं। अग्लोर शायद नहीं पूछी गई है अभी तक, पेखुवेला तो पूछ ली गई है 32 मेगावाट की, ये पूछ ली गई है। ये जो अग्लोर है ये 10 मेगावाट की, ये भी ऊना में ही जो है वो स्थित है। इन परियोजनाओं को जरूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं रुक्मणी कुंड सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये रुक्मणी कुंड जो है वो हिमाचल के कौन से जिले में स्थित है। रुक्मणी कुंड के बारे में एक आर्टिकल आया था। रुक्मणी कुंड जो है वो बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, रुक्मणी कुंड बिलासपुर में स्थित है, क्यों चर्चा में आया, पूरी बात करते हैं। अब देखो यहाँ से इस आर्टिकल में जो है रुक्मणी की जो था वो कहानी बताई गई थी। रुक्मणी एक बहुत ही बहादुर जो था वो लेडी थी और बिलासपुर की ये कहानी है, एक किंवदंती है जिसके अनुसार कहा जाता है कि जून का महीना था और बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी जो था वो बढ़ी हुई थी, गर्मी थी। और देखिए इतनी गर्मी थी कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत जो था वो क्षेत्र में आई हुई थी। गाँव के सब लोग जो था वो जमींदार के घर में जाकर इकट्ठा हुए और अपनी समस्या बताई जमींदार, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो गाँव छोड़कर अब चले जाएंगे। अब जमींदार भी बहुत परेशान था क्योंकि वो गाँव छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका वो बचपन से वहाँ पर रहा था, बहुत सारी यादें थी, बहुत कुछ था, तो वो नहीं जाना चाहता था। परंतु फिर भी उसने कहा कि ठीक है, गांव वालों को कहा कि ठीक है, वो परेशान तो था ही, परंतु गांव वालों को कह दिया कि कल सुबह मेरे घर आ जाए, फिर यहाँ से देखेंगे कि कहाँ हम जाएंगे और कहाँ पर पानी का स्रोत है, वहाँ पर हम नए रूप से जो है वो रहना स्टार्ट कर देंगे। अब ठीक है, अगली सुबह जो है वो लोगों को इनवाइट कर लिया गया कि आ जाना मेरे घर, फिर देखेंगे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। अब रात थी, रात को जो था वो सो नहीं पाया, परंतु कुछ देर के लिए जो है वो जमींदार की आंख जो है वो लगती है और उसे जो है वो ग्राम देवता अपने सपने में जो है वो दिखाई देते हैं। सपने में ग्राम देवता दिखाई देते हैं और वो ग्राम देवता जो है वो उससे कहते हैं कि देख भाई, अगर पानी की समस्या से जो है वो निजात चाहिए, इसका उपाय चाहिए, तो तुझे अपने पुत्र या पुत्रवधू की, जो पुत्र की पत्नी है उसकी जो है वो बलि देनी पड़ेगी। अब जो जमींदार जो है वो काफ़ी परेशान हो गया और उसने कहा कि प्रभु देखो, बात ऐसी है कि पुत्र तो मेरा इकलौता है, उसकी बलि मैं नहीं दे सकता, और आप ऐसा करो कि मेरी ही बलि जो है वो ले लो। ग्राम देवता ने कहा कि जो बात मैंने कहनी थी वो मैंने बात कह दी, अब जो ऑप्शन थी मेरे पास वो मैंने दे दी, और उतने में ही जो है वो सपना टूट जाता है। और थोड़ी देर में उसको आवाज़ सुनाई देती है, गाँव के बाहर जो है बहुत सारे लोग जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। उतने में ही जो है वो उसके पुत्र और पुत्रवधू भी जो है वहाँ पर पास के गांव से जो है वो आ जाते हैं। और होता इस तरह से है कि पुत्रवधू जो है ना वो उसको ये बात बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है और अब क्या किया जाए। तो पुत्रवधू कहती है कि आप टेंशन क्यों लेते हो पिताजी, मेरे भी सपने में जो है ऐसे ही देवता ने जो है वो आकर कहा था, अब
मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ, आप चिंता मत करो। फिर उनका जो है वो एक बेटा भी था। अब छोटा सा बेटा था तो उन्होंने कहा, जो जमींदार का पुत्र था उसने अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम जो है वो अपनी बलि दे दोगी तो इस बच्चे का क्या होगा। मतलब वो इमोशनल थोड़ा सा हो गए। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना और उसके बाद जो है वो जो है वो बच्चे की देखरेख जो है वो कर लेगी। और रुक्मिणी को जो है वो उन्होंने क्या करना, मिट्टी में जो है वो चिन दिया। चिनना मतलब चिनाई करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरे धीरे कहते हैं कि जब तक छाती तक जो है वो ईंटें पहुंची थी, छाती तक जो है चिनाई पहुंची थी, वहां से एक दूध की धारा जो है वो फूट पड़ी और धीरे धीरे वो दूध की धारा जो है वो जल की धारा में जो है वो बदल गई और जल की धारा में बदल गई और फिर वहीं पर जो है वो रुक्मिणी कुंड जो है वो बन गया था। बाद में ये रुक्मिणी का पानी जो है वो बाद में चलकर सतलुज नदी में जो है वो मिला। और रुक्मिणी कुंड में जो है वो हर साल बैसाखी का मेला जो है वो होता है। लोग दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने के लिए जो है उस कुंड में विवाहित महिलाएं जो है वो स्नान करती हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है वो जो बगड़ घास होता है उसके परांदे और रीवन गूंद कर जो है वो बनाती हैं, अपनी मन्नत जो है वो मांगती हैं। तो इस तरह से जो है ये जनश्रुति है जो कही जाती है, जो आर्टिकल में दी गई थी वो हमने डिस्कस कर ली। तो हिमाचल के कल्चर के बारे में भी बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिलता है। ये हमने रुक्मिणी कुंड के बारे में जान लिया, ये बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं HRTC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर। HRTC की स्थापना कब की गई थी? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1974 को इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अब HRTC क्यों चर्चा में आई? हिमाचल पथ परिवहन निगम जो है ना, ये 350 बस चालकों की जो है वो भर्ती करेगा और जल्दी ही ये भर्ती की जाएगी, ये कहा गया। बस चालकों की भर्ती करेगा। 250 निजी डीजल बसें भी जो है वो खरीदी जाएंगी। बहुत सारी बातें कही HRTC के बारे में, तो वो चर्चा में आए। तो इसीलिए हमने जाना कि HRTC की स्थापना जो था वो कब की गई थी। HRTC देखो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है एक, और हिमाचल के ट्रांसपोर्ट की बैकबोन जो है ये मानी जाती है। अगर हम बात करें 1974 में ही जो है वो फेयरलॉन्स की स्थापना भी की गई थी। 1 जनवरी 1974 को हिप्पा की स्थापना की गई थी। हिप्पा जो कि फेयरलॉन्स में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और आपने ध्यान रखना है 1974 में ही जो है 25 मार्च को जो था वो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना भी जो है वो की गई थी, वो भी ध्यान रखें। हिमाचल में जो है वो ट्रेन भी चलती है। ट्रेन चलती है तो कहाँ कहाँ पर ट्रेन जो है वो चलती है और कब कब से जो है वो ट्रेन चलना स्टार्ट हुई? हिमाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले जो ट्रेन चली वो कालका से शिमला के लिए चली थी। कालका से शिमला के लिए जो ट्रेन चली थी वो 1903 में जो था वो चली थी और इस ट्रेन को जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी जो है वो शामिल किया जा चुका है। किसकी? यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है ये ऑलरेडी शामिल की जा चुकी है, परंतु कौन से ईयर में इसको शामिल किया गया था मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अभी आप वो कमेंट करके जो है वो बता देंगे। कालका शिमला रेलवे लाइन में जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ टनल्स आती हैं, सुरंगें जो टोटल नंबर आती हैं वो कितनी सुरंगें हैं? वो 103 सुरंगें जो है वो यहाँ पर आती हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है। 1903 में लॉर्ड कर्जन थे उस टाइम, जिनके द्वारा जो है वो इसको इनॉग्रेट जो था वो किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि पठानकोट से जोगिंदरनगर के लिए भी ट्रेन चलती है। ये जो है वो ट्रेन जो है वो 1926 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी और 1929 में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी। हिमाचल में अगर कोई भी सबसे लंबी रेलवे लाइन है तो यही है, 113 किलोमीटर जो है ये है। जो कालका से शिमला वाली है वो 96.54 जो है वो है, और ये जो जोगिंदरनगर पठानकोट है ये 113 किलोमीटर जो है वो रेलवे लाइन है। एक नंगल से ऊना और चिरारू के बीच में भी जो है वो रेलवे ब्रॉड गोज लाइन बिछी हुई है, ये 33 किलोमीटर की है और 1991 में इसको इनॉग्रेट जो था वो किया गया था, या फिर ट्रैफिक के लिए जो था वो ओपन किया गया था। तो ये 3 रेलवे लाइन के बारे में आपने ध्यान रखना है। आपने HRTC जो कि बैकबोन है हिमाचल के ट्रांसपोर्ट की, उसके बारे में ध्यान रखना है और कमेंट करके बताना है कि कालका शिमला जो रेलवे लाइन है उसको कब यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं। HPMC वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन विच ईयर? HPMC की स्थापना कब की गई थी? अब आप कहेंगे कि HPMC भी चर्चा में क्या आया था? हाँ बिल्कुल, HPMC भी चर्चा में आया था और HPMC की स्थापना के बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। अब देखो HPMC की स्थापना कब की गई थी? HPMC की स्थापना 1974 में की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में भी बात की गई थी। 16th फाइनेंस कमीशन हम पहले ही जान चुके हैं, उसके बारे में हम गिरिराज की लास्ट एडिशन में जो था वो चर्चा कर चुके हैं। देखिए HPMC के बारे में आपने ध्यान रखना है कि HPMC जो है वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो ऑपरेट करता है, एक परमाणु में जो है वो स्थित है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 18,000 मैट्रिक टन जो है वो है पर सीज़न जो है ये कैपेसिटी दी गई है। और आपने ध्यान रखना है कि एक जरोल कहाँ पर पड़ता है? ये सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो पड़ता है जरोल,
और इसकी कैपेसिटी 3000 मेट्रिक टन पर सीजन जो है वो है। एक और यहाँ पर जो है वो फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थित है, वो पराला जो कि ठियोग डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है वो है, और उसकी कैपेसिटी भी जो है वो 18,000 मेट्रिक टन जो है वो पर सीजन की जो है वो बताई गई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि एचपीएमसी के ये फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ कहाँ पर हैं। एचपीएमसी का एक और क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, वो क्या पूछा गया, एचपीएमसी का क्वेश्चन पूछा गया कि एचपीएमसी का जो है वो जो हॉर्टिकल्चर जो एचपीएमसी का एक स्टोरेज कैपेसिटी और वेजिटेबल कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी एक प्लांट है वेजिटेबल के लिए, और ये प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये नदौन में जो है वो स्थित है, और ग्रेडिंग और पैकिंग के लिए जो है वो ये प्लांट जो है वो बनाया गया है यहाँ पर नदौन में। और एक इसी तरह का ग्रेडिंग पैकिंग प्लांट जो है वो एचपीएमसी का घुमारवी में भी जो है वो स्थित है, जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। तो ये नदौन और घुमारवी के क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी आपने ध्यान रखने। और एचपीएमसी के फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट, उनकी कैपेसिटी वो भी ध्यान रखें। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन देखो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप हर एक सिचुएशन के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहने चाहिए। ठीक है, एचपीएमसी का क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये तो आसान क्वेश्चन था, परंतु यहाँ से जो हमने डिटेल से जाना वो इंपॉर्टेंट था, उसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हिमाचल के गवर्नर दिए गए हैं, उनकी टर्म दी गई है कि कौन से ईयर में वो हिमाचल के गवर्नर होते थे। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, परंतु गवर्नर क्यों चर्चा में आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गवर्नर के साथ मुलाकात की, और गवर्नर के द्वारा कुछ एक देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जो बहुत रेयर होता है, और उसमें हिमाचल सरकार और गवर्नर के बीच में थोड़ी थोड़ी मतलब मनमुटाव देखने को मतलब लग रहा था कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, परंतु फिर भी हम तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि एग्जाम के लिए क्वेश्चन को क्रैक किया जाए। देखिए, गवर्नर की बात करते हैं, उनके टेन्योर की बात करते हैं कि उनका टेन्योर कब से कब रहा। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि ये महिला गवर्नर्स ही दी गई हैं हिमाचल की। श्रीमती शीला कौल दिया गया है यहाँ पर, सबसे पहली महिला गवर्नर हुआ करती थी हिमाचल की। बोलते हैं ये कब से लेकर कब तक रही, वो भी हम बात करेंगे। क्या ये 1995 में इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। और दूसरी है श्रीमती वी.एस. रामा। तो वी.एस. रामा जो है वो क्या 1997 में रही थी। श्रीमती प्रभा राव क्या ये 2008 में रही थी। श्रीमती उर्मिला सिंह क्या ये 2016 में रही थी। और प्रेजेंट टाइम में तो हिमाचल के गवर्नर हैं श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, उनका नाम आपने ध्यान रखना। हम पहले ऑप्शन से बात करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास श्रीमती शीला कौल, ये 1995 में रही थी, बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा ऑप्शन है वी.एस. रमा देवी, ये जो है वो 1997 में बनी थी, बिल्कुल सही बात है। तीसरा ऑप्शन है श्रीमती प्रभा राव, ये 2008 में बनी थी, बिल्कुल सही बात है। श्रीमती उर्मिला सिंह, ये 2016 में जो था वो नहीं बनी थी, 2015 तक तो इनका कार्यकाल था, तो ये आपने ध्यान रखना। नॉट करेक्टली मैच आपसे पूछा गया है, तो ये जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम कौन से महिला गवर्नर का कार्यकाल कब से लेकर कब तक रहा। श्रीमती शीला कौल थी, इनका कार्यकाल 17 नवंबर 1995 को स्टार्ट हुआ था, 22 अप्रैल 1996 तक जो था इनका कार्यकाल रहा था। श्रीमती वी.एस. रमा देवी थी, इनका कार्यकाल 26 जुलाई 1997 को स्टार्ट हो गया था, 1 दिसंबर 1999 तक जो था वो इनका कार्यकाल रहा था। इनका कार्यकाल ध्यान रखना है। श्रीमती प्रभा राव थी, इनका कार्यकाल 19 जुलाई 2008 में स्टार्ट हो गया था, 24 जनवरी 2010 तक जो था वो इनका कार्यकाल रहा था, ये भी आपने ध्यान रखना है इनका कार्यकाल। और तीसरा आपने ध्यान रखना है कि श्रीमती उर्मिला सिंह, इनका कार्यकाल 25 जनवरी 2010 को स्टार्ट हुआ था, और इनका कार्यकाल 24 जनवरी 2015 तक जो था वो चला था। 2010 से 2015 तक इनका कार्यकाल चला था। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना है, ये स्टेटमेंट भी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन मैंने कहा ना आपको कि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो वो कौन थी। पहली महिला गवर्नर श्रीमती शीला कौल थी, ठीक है। उनका कार्यकाल पूछ लिया गया, मान लो आपसे कार्यकाल पूछ लिया गया, तो 1995 में वो बनी थी, नवंबर का महीना था, तारीख थी 17, और 1996 तक की रही, अप्रैल का महीना था, तारीख थी 22। ये आपने ध्यान रखना है। तो गवर्नर का, महिला गवर्नरों का ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। आने वाले टाइम में अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पांगी वैली के बारे में। बोलते हैं पांगी वैली जो कि चंबा में स्थित है, इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 माउंटेन रेंजेस। पांगी वैली क्यों गिरिराज पत्रिका में आई और ये क्वेश्चन हमने क्यों डिस्कस किया। ये क्वेश्चन हमने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ चुका है। अब देखिए पांगी वैली क्यों चर्चा में आई। पांगी वैली इसलिए चर्चा में आई क्योंकि पांगी में एक धरवास नामक जगह है, वहां पर 85 करोड़ की लागत से जो है वो एकलव्य विद्यालय जो है वो बनेगा। अब धरवास में एकलव्य विद्यालय बनेगा, वो शायद इतना इंपॉर्टेंट ना भी हो, परंतु ये इंपॉर्टेंट है कि पांगी वैली कौन सी माउंटेन रेंजेस के बीच में स्थित है, और ये जो है वो पीर पंजाल और झांसकर के बीच में स्थित है। कल तो हमने डिस्कस किया ही था।
परंतु एक बार फिर से ध्यान रखिए कि पांगी जो है ना, पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है। पांगी हिमाचल का इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर रेजिडेंशियल कमिश्नर जो है वो बैठते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ये क्षेत्र जो है वो पीर पंजाल और झांसकर के बीच में आता है। चेनाब नदी जो है वो यहीं पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में एंटर करती है, वो भी आपने ध्यान रखना है। साथ में ट्राइबल क्षेत्र है एक, तो आपने ध्यान रखना है कि जनजातीय विकास मंत्री कौन है। जनजातीय विकास मंत्री हिमाचल के जो है वो जगत सिंह नेगी हैं। इनके पास जो है वो राजस्व विभाग भी है। बागवानी तथा जनजातीय विकास मंत्री भी यही है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके द्वारा चंबा का दौरा किया गया और 3 दिन का इनका जो है वो दौरा था चंबा का। तो इनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर जो है इस तरह से इन्होंने शिलान्यास किया और इस तरह से जो है वो एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए ये चर्चा में जो था वो आया था। तो हमने तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इंपॉर्टेंट लगी वो हमने यहाँ से निकाली और डिस्कस की। बाकी चंबा वैली को जो है वो वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है, वो तो आपको पता ही है। पांगी की उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो पांगी की जो साउथर्न ब्रांच है ना वो चंबा में, वो मणिमहेश जो है वो आती है और ये जो है वो चंबा और बारालाचा को जो है चंबा और बड़ा बंगाल को जो है डिवाइड करती है। ठीक है, लगभग 19,000 फीट के आसपास जो है ये एल्टीट्यूड पांगी का माना जाता है, तो इतना एल्टीट्यूड भी इसका ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैविंग अ कार्प फिश फार्म विल बी एस्टेब्लाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये कार्प फिश फार्म जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लाइज किया जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परंतु ये कार्प फिश फार्म जो है वो कहाँ पर एस्टेब्लाइज किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लाइज किया जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक और पॉइंट जो है वो निकल कर आएगा, वो क्या पॉइंट है, देखो हिमाचल में जो मत्स्य सेक्टर है, जो कि मत्स्य पालन है, साथ में उसको बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा कार्प फिश फार्म का। आपने ध्यान रखना है कि इसके अलावा नालागढ़ में जो है वो फिश सीड फार्म जो है 5 करोड़ की लागत से जो है वो बनेगा, जिसको ब्रूड बैंक जो है वो कहते हैं। तो नालागढ़ में ये बनेगा, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट, मछलियों के बारे में हो गए। एक तो हो गया ये कार्प फिश फार्म, दूसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हो गया, और दूसरा हो गया आपके पास नालागढ़ में फिश सीड फार्म जो कि 5 करोड़ की लागत से बनेगा, ब्रूड बैंक जिसको कहते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान हो तो हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन, वो कहाँ पर एस्टेब्लाइज किया जाएगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन जो है वो एस्टेब्लाइज किया जाएगा कहाँ पर, कांडा घाट में। ये आपने ध्यान रखना है, कांडा घाट में जो है वो एस्टेब्लाइज किया जाएगा। वो भी पता होना चाहिए आपको कि वो कहाँ पर एस्टेब्लाइज किया जाएगा। और दिव्यांगजन के लिए कांडा घाट में एस्टेब्लाइज किया जाएगा मछलियों वाला हमीरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी एंड टू इंक्रीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम लॉन्च। तो ये बजट में स्कीम लॉन्च की गई थी और अभी टेट के पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया था। बजट का पार्ट 2 देखना, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और ऐसा ही क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। ये तो मैंने रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है। बोलते हैं स्कूलों और समाज के बीच में बेहतर समन्वय और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कौन सी योजना जो है वो लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है योजना अपना विद्यालय मेरा सम्मान। कौन सी, अपना विद्यालय मेरा सम्मान, ये योजना स्टार्ट की गई है। बजट का सेकंड पार्ट देख लेना, बजट के सेकंड पार्ट में जो है ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब जब मैं दूसरी बार डिस्कस कर रहा हूँ तो अब भी ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में एग्जाम में बन सकता है। तो आपको फिर से इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना है। अभी तो पेपर 1 भी आपका होगा, तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट सीरीज भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक सर्वे के भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हिंदी इंग्लिश के अलग से क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक टेस्ट सीरीज वैसी भी है, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज तो हमारे पास है ही है। वो सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना जब भी आप टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन करेंगे। अब देखो ये जो अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो मुख्यमंत्री से लेके जो खंड स्तरीय अधिकारी है ना, वो जो है वो एक शिक्षण संस्थान को जो है वो गोद में लेंगे। अब गोद उसको लेंगे तो मतलब ऑब्वियसली एजुकेशन के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर जो है वो जोर दिया जा रहा है। इसमें पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति जो है वो निःशुल्क शिक्षा भी दे सकेंगे। मतलब मान लो कोई एलिजिबल है और वो जो है वो निःशुल्क वे में जो है वो शिक्षा देना चाहता है स्कूल में जाकर, तो वो वैसा भी कर सकता है। कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी पढ़ाना चाहते हैं, तो वैसा भी जो है वो यहाँ से संभव हो पाएगा। ये यहाँ पर कहा गया है इस योजना में, अपना विद्यालय मेरा सम्मान योजना में, ये आपने ध्यान रखना है। देखिए जी क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोलते हैं रिसेंटली एट विच प्लेस इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम
हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। क्वेश्चन किसी भी वे में पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, तो अभी आप इसका आंसर कमेंट करके जो है वो बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tolexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।